नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और अपने पिछली क्लासों में प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी ली थी। प्रकाश से संबंधित अपने प्रकाश की कुछ घटनाएं पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ी। अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस कारण होता है, वर्ण विक्षेपण किस कारण होता है, अपवर्तन क्यों होता है, परावर्तन क्यों होता है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। आज का अपना जो है शेष है वो पहला रहेगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बाद में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। पहले समतल दर्पण, समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण रहेगा वो गोलीय दर्पण अपने दो प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं? दो प्रकार के। पहला है उत्तल और दूसरा गोलीय दर्पण रहता है अवतल। उससे पहले अपन पढ़ते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, आप नई की दुकान पे गए होंगे या आप जिसमें सुबह चेहरा देखते हो वो सारे के सारे कैसे होते हैं? समतल दर्पण। या आप के घर में जो अलमारी है, आपके घर में जो अलमारी होती है उस अलमारी के दरवाजे के अंदर जो शीशा लगा होता है, अलमारी का जो शीशा होता है, बेड स्टेज जो होता है, बेड के जो पीछे आईना लगा होता है, वो सारे कैसे होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। समतल दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे ये कोई समतल दर्पण है, इससे अगर 5 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु है तो वो अपने को आईने के अंदर भी कितने सेंटीमीटर दिखेगी? 5 सेंटीमीटर दूर। यानी वस्तु बिंब जितनी दूरी होगी अपने को वस्तु का प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर दिखाई देगा। प्रतिबिंब का जितना आकार होगा उतना आकार ही अपने को दिखाई देगा। सबसे पहली बात, आभासी दर्पण से बनने वाला जो समतल दर्पण होगा उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। दूसरा, प्रतिबिंब जितनी दूरी होगी, बिंब जितनी दूरी पे होगा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे ही दिखाई देगा। जैसे जैसे आप बिंब को दूर ले जाओगे इससे, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी अंदर की तरफ कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। जितना बिंब का आकार है उतना ही किसका आकार होगा? प्रतिबिंब का। जितना बिंब का आकार होगा उतना ही किसका आकार होगा? प्रतिबिंब का। घर के अंदर जो कांच है, जो आईना होता है, जो अलमारी के अंदर जो आईना लगा होता है, आप उसमें देख सकते हो जितनी आपकी ऊंचाई होगी उतनी ऊंचाई का वो दिखाई देगा। आप जितने आईने के नज़दीक खड़े हो उतने नज़दीक तक ही सामने से परछाई दिखाई देती। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे उस आईने के अंदर भी जो बिंब होगा, प्रतिबिंब होगा, वो दूर जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें गोलीय दर्पण की, उसके बाद अगर अपन गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण कितने होते हैं? 2 होते हैं। गोलीय दर्पण, अगर अपन बात करें गोलीय दर्पण की तो गोलीय दर्पण होते हैं 2। पहला होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उत्तल और दूसरा होता है अवतल। एक गोलीय दर्पण होता है उत्तल और दूसरा गोलीय दर्पण होता है अवतल। जो उत्तल गोलीय दर्पण होता है, मैं दोनों के चित्र बना देता हूं। ये दोनों ऐसे ही होते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है इनके, इनमें भी फर्क क्या होता है? नमस्कार देवीलाल जी। इनमें फर्क क्या होता है? उत्तल जो दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण के अंदर की तरफ लेप चढ़ी होती है, यानी इसका बाहर का जो उभरा हुआ भाग होगा वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। उभरा हुआ भाग किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। और जो अवतल दर्पण होगा, इस अवतल दर्पण का बाहर का भाग पॉलिश किया हुआ होगा। दोनों दर्पण तो एक जैसे होते हैं। किसी भी कांच के गोले का एक भाग काटने से, एक तरफ का भाग काटने से बनी हुई संरचना क्या कहलाती? गोलीय दर्पण कहलाती। लेकिन यदि गोलीय दर्पण के अपन अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, यदि गोलीय दर्पण के अंदर की तरफ पॉलिश कर दें
तो बाहर का जो भाग होगा वो किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। वो किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। वो परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। और अगर अपन अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश लगा दी जाती है, जिससे इसके अंदर का भाग किसका काम करता है? परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। किसका काम करता है? परावर्तक पृष्ठ का। इसके जो अंदर का भाग है वो किसका काम करता है? परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें गोलीय दर्पण, अगर इसे प्रतिबिंब बनाने की, इनकी प्रतिबिंब बनता कैसे? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो गोलीय बिंब से जो, इनसे जो प्रतिबिंब बनेगा, ये दोनों दर्पण अगर लें, सबसे पहला और ये दूसरा दर्पण, मैं पहले उत्तल दर्पण लेता हूं, फिर लेता हूं अवतल दर्पण। अब ये कुछ इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, कुछ परिभाषाएं होती है, यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये कुछ अभिलंब क्या होता है, फोकसीय किरण क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, ये सारी कुछ सामान्य जानकारी जो अपने को जाननी जरूरी है। उसकी अगर मैं बात करें होती क्या है, वक्रता केंद्र क्या होता है, अब चलो इसके बीच ये कोई भी दर्पण, कोई भी दर्पण, अगर इस कोई भी दर्पण का पर लें, ये तो कैसा हो गया? गोलीय दर्पण। और परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये उत्तल है, तो उत्तल का परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? बाहर का भाग, यानी अंदर का भाग पॉलिश होगा और बाहर का भाग क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। और अगर अवतल की बात करें तो अवतल का जो बाहर का भाग होगा वो पॉलिश किया हुआ होगा और अंदर का भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ये तो थी इनकी संरचना। लेकिन अब प्रकाशित पुंज कहाँ से आएगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो ये जो बीच में, यानी वक्रता केंद्र या ध्रुव से गुजरकर जो त्रिज्या होती है वो होती है इसकी वक्रता त्रिज्या। ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अनंत से आती हुई कोई भी, अगर अनंत से आती हुई, अब जैसे अपने जिस गोले का भाग काट के अपने ये दर्पण बनाए थे, जिस गोले का भाग काट के अपने दर्पण बनाए थे, उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। जिस गोले के भाग को काट कर अपने उत्तल दर्पण बनाया था, अवतल दर्पण बनाया था, उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। उसके बाद अगर अपन बात करें मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो जो दर्पण होता है, दर्पण का वो भाग जहाँ से क्या गुजरती है? वक्रता केंद्र गुजरता है, या जो मुख्य अक्ष गुजरता है, तो ये भाग कौन सा होगा? ध्रुव। ये कौन सा भाग होता है? ध्रुव। और ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो अनंत से आ रही है, यानी कोई निश्चित दूरी से नहीं आ रही, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही, तो वो प्रकाश की किरणें जहां पर फोकसित होगी, वो प्रकाश की किरणें जहां पर फोकसित होगी वही उसका क्या होगा? मुख्य फोकस बिंदु होगा। क्या होगा? मुख्य फोकस बिंदु। वही क्या होगा? मुख्य फोकस बिंदु होगा। जहां से यदि कोई प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, कोई प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, तो वो जहां पर फोकसित होगी, जहां पर फोकसित होगी वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस बिंदु। और ध्रुव और इस मुख्य फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होगी ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। जो ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। उसके बाद अपन बात करें, अब ये जो आपतित किरणें होगी, इनकी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इनके परावर्तन की दिशा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद अपन बात करें इसकी दूरियां की धनात्मक कहाँ होती है, ऋणात्मक कहाँ होती है, धनात्मक कैसे होती है, ऋणात्मक कैसे होती है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये मैंने एक दर्पण लिया, ये मुख्य अक्ष, ये कोई भी मुख्य अक्ष, तो अब इधर की तरफ जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी वैसे वैसे दूरियां क्या होगी? धनात्मक। दूरियां हमेशा क्या होती है? धनात्मक। इधर की दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ये मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा। इधर की तरफ जो ऊंचाई रहेगी वो हमेशा ऊंचाई किस में होती है? धनात्मक में।
नीचे की तरफ जो ऊंचाई होगी वो किस में होगी, ऋणात्मक में। ये इसके कुछ, और इस दिशा से हम अगर बिंब की किरणें आपतित हो तो, बिंब की किरणें इस दिशा से आपतित हो तो इधर की तरफ बढ़ने पे क्या होगा, धनात्मक, और वापस इधर की तरफ किरणें जा रही है तो क्या होगी, ऋणात्मक। अगर ऊपर की तरफ बिंब बन रहा है तो क्या होगा, धनात्मक, और नीचे की तरफ बिंब बन रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। ये इसकी क्या है कुशल। अगर देखें मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण से ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, इस ध्रुव से मापी जाएगी। बिंब की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, कोई भी दूरी हो तो मापी किससे जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से। और बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा, बिंब दर्पण के कहाँ रहेगा, बाईं ओर। उसके बाद अपन बात करें तो मुख्य अक्ष है उसके समांतर मूल बिंदु बाईं ओर सभी दूरियां क्या है, ऋणात्मक है। बाईं ओर सभी दूरियां क्या है, ऋणात्मक, और इसके दाईं तरफ सभी दूरियां क्या है, धनात्मक। बाईं तरफ तो सभी दूरियां किस में रहेगी, ऋणात्मक में, और दाईं तरफ सारी जो दूरियां होगी वो दूरियां किस में रहेगी, धनात्मक में रहेगी। उसके बाद अपन बात करें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे, जो गोलीय दर्पण है इसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अपन सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं। प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे, तो प्रतिबिंब सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये मैं कोई गोलीय दर्पण लिया, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष, ये कोई भी समांतर दो किरणें आ रही, अनंत से आ रही, तो आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो वो फोकसित कहाँ पर होती है, मुख्य फोकस बिंदु पे। कहाँ पर फोकसित होगी, मुख्य फोकस बिंदु पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, मुख्य फोकस बिंदु पे। यदि कोई वस्तु या बिंब अनंत स्थान, अनंत दूरी पर है, कहाँ पर है, अनंत दूरी पर। यदि कोई बिंब कहाँ पर है, अनंत दूरी पर है, तो उसका जो बिंब बनेगा, उसका जो बिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। और आपको आकार तो दिख रहा कैसा है, छोटा। आकार बहुत कैसा बनेगा, छोटा, और बनेगा हमेशा कैसा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। ये इसकी प्रकृति। कब, जब बिंब कहाँ पर हो, अनंत दूरी पर हो। यदि बिंब अनंत दूरी पर है, यदि बिंब कहाँ है, अनंत दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा। बनेगा कहाँ, फोकस दूरी पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। अब अपन बात कर ले, ये दूसरा प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करें। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनाए, दूसरा प्रतिबिंब यदि अपन क्या करें, किसी भी, मैं इसको ले आऊँ वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे ले आऊँ। कहाँ पे ले आऊँ, वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, जिस गोले के भाग काट के अपन ने क्या बनाया था, गोलीय दर्पण, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि मैं वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर मैं कोई यहाँ पर बिंब रखूँ वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जो ये प्रकाश की किरण आएगी, ये एक केंद्र पर आपतित होगी, एक यहाँ पर, तो ये जो परावर्तित किरणें होगी, ये जो परावर्तित किरणें होगी, ये इस मुख्य फोकस बिंदु से जाकर वापस वहीं बनेगा। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर। अब जब कहाँ पे हो बिंब, बिंब हमेशा कहाँ पे हो, इसको आप 2F बोलो, C बोलो, या वक्रता केंद्र बोलो। बिंब कहाँ पे रखा जाए, वक्रता केंद्र पे या 2F पे। तो वक्रता केंद्र पे अगर अपन बिंब रखेंगे तो बिंब, प्रतिबिंब जो बनेगा, ये तो है बिंब और ये है प्रतिबिंब। यदि बिंब अपन कहाँ पे रखे, 2F पे, तो बिंब वापस कहाँ पे बनेगा, 2F पे। 2F पे रखा तो वापस कहाँ पे बना, 2F पे ही बना। 2F पे अपन ने प्रतिबिंब रखा तो प्रतिबिंब बना वापस कहाँ पे, 2F पे ही बना। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, लेकिन बनेगा कैसा, वास्तविक। और आकार में कैसा बनेगा, बराबर आकार के बनेगा। यदि बिंब को अपन कहाँ रखें, C पे या वक्रता केंद्र पे अगर अपन उसको रखें तो उसका जो बिंब बनेगा वो बिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बिंब के आकार के बराबर ही बनेगा। तो ये तो है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब इस प्रकार से बनते हैं, यानी आप उसकी स्थिति चेंज करते जाओ। पहले 2F पे रखा, फिर 2F और F के मध्य रखो, F पर रखो, अनंत पर रखो। जहाँ अगर जैसे जैसे बिंब की स्थिति परिवर्तित होगी वैसे वैसे प्रतिबिंब के बनने की स्थिति भी क्या होगी, परिवर्तित। उसके बाद अगर हम बात करें लेंस की, गोलीय दर्पण के बाद में आता है लेंस। गोलीय दर्पण के बाद
गोलीय दर्पण के बाद आता है लेंस। अब लेंस क्या होता है? गोलीय दर्पण तो आपने पढ़ लिया, लेंस क्या होता है? किसी भी पारदर्शक पदार्थ के, कोई भी पारदर्शक पदार्थ है, आपने जब गोलीय दर्पण बनाया तो गोलीय दर्पण का एक गोले का कितना पृष्ठ लिया? एक पृष्ठ, एक समतलीय पृष्ठ लिया था। कितना पृष्ठ लिया था? एक। यानी उनका परावर्तक पृष्ठ, एक परावर्तक पृष्ठ वक्र रूप में था। एक परावर्तक पृष्ठ कैसे रूप में था? वक्र रूप में। लेकिन जो लेंस होगा इसके दोनों परावर्तक पृष्ठ किस रूप में रहेंगे? वक्र रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? वक्र रूप में। किस रूप में रहेंगे? वक्र रूप में। और इन लेंसों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। लेंस को कितने भागों में बांटा? दो। पहला कौन सा है? उत्तल, और दूसरा लेंस कौन सा है? अवतल। उत्तल लेंस जो है इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, और जो अवतल लेंस है इसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस भी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दिखता कहता है, इसकी संरचना कैसी? तो इसकी संरचना इस प्रकार की रहती है। इसकी संरचना इस प्रकार की, इसके किनारे कैसे होंगे? पतले, और मध्य में से ये कैसा होता है? मोटा होता है। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। किनारे से मोटा या उभरा हुआ होता है, जबकि मध्य में से कैसा होगा? पतला। ये होते हैं अवतल लेंस की संरचना, ऐसी होती है। अगर अपन बात करें इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की संरचना, प्रतिबिंब इनसे कैसा बनेगा, और अगर अपन बात करें वक्रता केंद्र क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहेंगे, लेंस का मुख्य फोकस बिंदु किसे कहेंगे, अगर इन परिभाषाओं पर अगर अपन गौर करें तो सबसे पहली परिभाषा रहती है वक्रता केंद्र। सबसे पहली परिभाषा कौन सी रहती है? लेंस से संबंधित वक्रता केंद्र। लेंस से संबंधित सबसे पहली वक्रता। अब जैसे अपने लेंस बनाया कैसे, जैसे अपन अगर उत्तल लेंस की बात करें तो ये उत्तल लेंस के दो गोले, अब इन गोलों का कोई न कोई केंद्र तो होता ही है। अब बाकी वाला भाग अपने काट दिया, पीछे वाला ये भाग बचा, सिर्फ अपन ने ये भाग लिया लेंस में, लेंस बनाने में। ये कौन सा लेंस हो गया? ये लेंस तो हो गया उत्तल लेंस। तो अब अपन ने जो ये एक केंद्र है इसको C1 मान सकते हो, इस केंद्र को C2 मान सकते हो। तो ये जो दो केंद्र है, ये जो दो केंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों केंद्र क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। ये दोनों केंद्र क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। लेंस के दोनों पृष्ठ यदि वक्र हैं, ये दोनों पृष्ठ इसके कैसे हैं? वक्र, तो इन दोनों गोलों के केंद्र भी क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र कहलाएंगे। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? ये वक्र पृष्ठों की त्रिज्या है, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, इस केंद्र से लेके ये दूरी। उसके बाद अपन बात करें तीसरी अपनी रहती है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस का मध्य बिंदु। लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद अपन बात करें मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु, तो ये जो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वो जहां पर सभी एक जगह फोकसित होती है, वो जहां पर फोकसित होगी वो बिंदु ही कौन सा होगा? मुख्य फोकस बिंदु होगा। मुख्य फोकस बिंदु, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु। और मुख्य फोकस बिंदु के बाद में अगली आएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? ये जो अपने प्रकाशिक केंद्र इस लेंस के मध्य में लिया, इस लेंस प्रकाशिक केंद्र और इस फोकस बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। उसके बाद अगर हम अगला बात करें तो वो आता है फोकस तल की दूरी। कौन सी दूरी? फोकस तल की दूरी, यानी लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु में गुजरता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली अपनी रहेगी लेंस से अपवर्तन होता कैसे। इसके अंदर अपवर्तन होगा, लेकिन होगा कैसे? अपवर्तन कुछ नियम होते हैं इसके अंदर, वो कैसे? अगर अपन बात करें सबसे पहले बनाते हैं एक
ये मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका वक्रता केंद्र। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। उसके बाद अगर अपन बात करें, अब मुख्य अक्ष से कोई समांतर रेखा गुजरेगी, मुख्य अक्ष से, इससे कोई समांतर रेखा गुजरी, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से यदि कोई समांतर रेखा गुजर रही है, मुख्य अक्ष से यदि कोई समांतर रेखा गुजरी है तो वो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए इस फोकस बिंदु से होते हुए आर पार निकल जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि अपन बात करें, कोई प्रकाश की किरण इस लेंस के प्रकाशिक जो ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर आए, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ पे अपवर्तित हो जाती है, मुख्य फोकस बिंदु पे। कहाँ पे अपवर्तित हो जाती है, मुख्य फोकस बिंदु पे। यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस बिंदु से होकर आपतित हो रही है, मुख्य फोकस बिंदु से होकर क्या हो रही है, आपतित, तो वो अपवर्तित होने पे किसके समांतर हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना रहेगा, कोई भी जैसे कोई प्रकाश की किरण है, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण है, जैसे अपने तो ये लेंस लिया, अगर इसकी जगह अपन दूसरा लेंस ले लें तो मैं लेंस ले लेता हूं अवतल। अब इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह अभिसारित कर देती, और ये अपसारी क्यों होगा, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। अगर अपन बात करें इसमें, यदि दो कोई, ये इसका मुख्य अक्ष, पहले इसका मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये अपवर्तित तो कहाँ होनी चाहिए, फोकस बिंदु पे। अपवर्तित कहाँ होनी चाहिए, फोकस बिंदु पे, लेकिन हो नहीं पाती। आभासी रूप से कहाँ पर परिवर्तित होती है, अपवर्तित होती है फोकस बिंदु पे, लेकिन इसको पीछे परावर्तित तो इधर होती है, अपवर्तित हो जाती है इधर। ये इसका क्या हो गया, अपवर्तन। लेकिन इसको आभासी रूप से यदि पीछे बढ़ाएं तो ये कहाँ पर मिलती है, फोकस बिंदु पे मिलती है। कहाँ मिलती है, फोकस बिंदु पे, ये आभासी रूप से फोकस बिंदु पर मिलती है। उसके बाद अगर अपन बात, ये तो क्योंकि जो भी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सामान्यतः कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा। सामान्यतः प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। उसके बाद अगर अपन उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाए, उत्तल लेंस से क्या बनाए, प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से अगर अपन प्रतिबिंब बनाए